जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं विनायक सक्सेना। आज हम लेते आए आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्लास चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, जो कि ये आपके पार्ट 2 वीडियो होगा। और चलिए आज हम सभी वीवीआई प्रश्नों को समझेंगे। जितना भी वीआईपी प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मात्र आपके एग्जाम में अभी 10 दिन ही बाकी है। ठीक है, तो 10 डे आप लोग मेहनत से पढ़ाई कर लीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न आपका है एम्पियर का परिपतीय नियम। एम्पियर का परिपतीय नियम को समझाना। पहला प्रश्न आपका है एम्पियर का परिपतीय नियम। दूसरा आपका है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को समझाए। उसके बाद आपका है शंट क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखे। उसके बाद आपका है आमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आपको समझना होगा। चलिए पहले हम चाहते हैं कि आप लोगों को ऊपर से ही आपको समझाते हैं। 3 नंबर से आपको समझा देते हैं। क्यों समझा देते हैं? क्योंकि एम्पियर का परिपतीय नियम को हम यहाँ पे अच्छा समझा देंगे, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, तो इस साइड हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए। और आज हम आपके सामने सारे प्रश्न को लिख दिए हैं। इसलिए लिख दिए क्योंकि हमारा आज कंप्यूटर महाशय हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो शंट क्या है, शंट क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखे। तो सारा प्रश्न आपका लिखा हुआ है। हर रोज तो आपको जो है हमारे कंप्यूटर वहां से आपको सारे प्रश्न देते थे, लेकिन आज हम लिख दिए। तो शंट एक विधि है। शंट क्या है? तो शंट एक विधि है जिसमें शंट एक विधि है जिसमें अल्प प्रतिरोध। शंट क्या है? तो शंट एक विधि है जिसमें कैसा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, तो प्रतिरोध अल्प। शंट एक विधि है जिसमें अल्प प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के कुंडली के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो शंट को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा, शंट को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि शंट को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो शंट को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और प्रतिरोध कैसा होता है? प्रतिरोध अल्प होता है। प्रतिरोध शंट का प्रतिरोध कैसा होता है? शंट का प्रतिरोध अल्प होता है और इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो शंट एक विधि है जिसमें अल्प प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के कुंडली के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिसके फल शंट क्या है? तो शंट एक विधि है जिसमें अल्प प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के कुंडली के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप कुंडली का प्रतिरोध घट जाता है। कुंडली का प्रतिरोध घट जाता है। ऑटोमेटिक वाली बात है, हर जाहिर सी बात है कि शंट क्या होता है। तो शंट एक क्या है? तो शंट एक विधि है जिसमें कि अल्प प्रतिरोध मतलब आपको समझ आ रहा है? अल्प प्रतिरोध मतलब होता है न्यूनतम प्रतिरोध का शंट का प्रयोग करते हैं। न्यूनतम प्रतिरोध के शंट का प्रयोग करते हैं, है ना। अल्प प्रतिरोध शंट एक विधि जिसमें अल्प प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के कुंडली के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो शंट को किस क्रम में जोड़ा जाता है? शंट को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? तो कुंडली का प्रतिरोध घट जाता है। कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है? तो घट जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप जो है उसका उपयोग याद रखिएगा। पहला उपयोग आपका क्या है? तो पहला उपयोग आपको यहाँ पे दिया है। पहला उपयोग है अधिक धारा के खतरों से गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा। यानी कि कहने मतलब क्या है, ज्यादा प्रतिरोध ना जाए, ज्यादा धारा नहीं चल जाए। ठीक है, यानी कि धारा का कंट्रोल करता है। धारा को कंट्रोल करता है कौन? शंट क्या करता है? तो धारा को कंट्रोल करता है। देखिए अधिक धारा के खतरों से गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा। कहने का मतलब यह है, जब अधिक धारा आने लगती है तो उन्हीं धाराओं को क्या करता है? तो गैल्वेनोमीटर को बचाता है ना, अधिक धारा आने से बचाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद एमीटर बनाना गैल्वेनोमीटर का पारस बढ़ाना। ठीक है, याद रखिएगा, एमीटर बनाना गैल्वेनोमीटर का पारस बढ़ाना। चलिए उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो याद रखिएगा, चलिए अगला नंबर आपका प्रश्न है आमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। कहने का मतलब यह है कि आमीटर को किसको? तो आमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। जब उच्च प्रतिरोध को आमीटर के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, जब उच्च प्रतिरोध को आमीटर के प्रतिरोध के साथ
जब उच्च प्रतिरोध को आमीटर के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तब क्या होता है, तो आमीटर जो होता है वोल्टमीटर में परिवर्तन हो जाता है, वोल्टमीटर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, चलिए 2 बार लिखा गया। जब उच्च प्रतिरोध को आमीटर के साथ, जब उच्च प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, तो प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, प्रतिरोध ऊंचा कहते हैं, प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो प्रतिरोध उच्च होनी चाहिए। किसके साथ जुड़ना चाहिए, तो आमीटर के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। श्रेणी क्रम, इसको क्या कहते हैं, कौन सा क्रम कहते हैं, इसको श्रेणी क्रम में कहते हैं। ठीक है, तो जब उच्च प्रतिरोध को आमीटर के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब क्या होता है, तब आमीटर जो होता है वोल्टमीटर में परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब यह है, समझिए क्या आपको समझना चाह रहा है। कहा जा रहा है कि जब उच्च प्रतिरोध को आमीटर के साथ जोड़ते हैं, आमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, आमीटर के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो वोल्टमीटर में परिवर्तन हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को आमीटर कहते हैं। आमीटर को वोल्टमीटर में इसी प्रकार से जो है आमीटर को वोल्टमीटर में बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए और समझिए, और आपको समझाएंगे, इसी के अंदर और चीज समझाएंगे। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, चलिए और अभी आपको बढ़िया समझाते हैं। यह क्वेश्चन आपको समझा दिए, अब दूसरा समझते हैं। ठीक है, आमीटर को समझे, चलिए अभी आपको हम समझाते हैं। आपको हम क्या समझाना चाह रहे हैं अभी आपको मालूम चल जाएगा। चलिए देखिए, याद रखिएगा कि आमीटर के बारे में समझिए। ठीक है, आमीटर किसी परिपथ में धारा मापती है। याद रखिएगा, आमीटर जो होता है, क्या लिखा है, आमीटर जो होता है किसी परिपथ में धारा मापती है। क्या मापता है, तो धारा मापता है। याद रखिएगा, धारा मापती है। आमीटर क्या करता है, तो आमीटर जो था किसी परिपथ में धारा मापता है और इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है, आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए और एक चीज याद रखिएगा, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग से सड़कता है तो पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो शून्य होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो शून्य होता है। ठीक है, चलिए इतना आप जो है लिख लीजिए। उसके बाद जो वोल्टमीटर के बारे में आपको बता देते हैं, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, आमीटर के बारे में आपको समझा दिए, उसके बाद आपको हम समझा देते हैं वोल्टमीटर के बारे में समझा देते हैं। चलिए उसके बाद वोल्टमीटर के बारे में लिखिएगा। वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य वोल्टमीटर जो होता है किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य क्या करता है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापता है। क्या मापता है, तो विभवांतर मापता है। आगे समझ में, तो आमीटर क्या कर रहा था, आमीटर जो था वह धारा माप रहा था और ये क्या करता है, तो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापता है। ठीक है, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, वोल्टमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जोड़ते हैं, चलिए
इतना अगर आपको समझ आ गया तो लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका आदर्श आमीटर क्या होता है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है, लिख लीजिएगा। आदर्श आमीटर का वोल्ट मीटर के आदर्श आमीटर का आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो अनंत होता है। इससे पहले आपको वोल्ट मीटर बताते हैं। तो वोल्ट मीटर में क्या हो रहा था मेरे दोस्त, तो वोल्ट मीटर में क्या हो रहा था, वोल्ट मीटर का आदर्श प्रतिरोध शून्य था, और इसका आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को विभवांतर, दो बिंदु के मध्य विभवांतर मापा जाता है, और उसमें क्या होता था, आमीटर में क्या होता था, तो धारा मापता था, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न आपका है, तो नीचे से ही समझा देते हैं, ठीक है। जब नीचे से ही सब समझाते जा रहे हैं तो नीचे से ही समझा देते हैं। चलिए उसके बाद आपका है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को समझाएं, ठीक है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका सीधा प्रश्न बनता है, और ये प्रश्नों को बहुत बार पूछा गया है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को समझाएं, क्या चीज पूछा जा रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को समझाएं। चलिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को समझाते हैं। किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव सामर्थ्य m, ठीक है, सामर्थ्य m याद रखिएगा। किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव सामर्थ्य m, इसे याद कर लीजिएगा, ये परिभाषा याद कर लीजिए, या हो सकेगा पूछ लेगा, ठीक है। बहुत बार अभी तक इसको एक ही बार पूछा है, हो सकेगा अब की बार पूछ लिया जाए इसको। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को समझाएं। तो किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी क्षण चुंबकीय द्विध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, m होता है, तथा उनके बीच की लंबाई l होता है। उन्हीं के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कुछ नहीं है मेरे दोस्त, इसमें आपको रटने वाली कोई चीज नहीं है, इसमें सिर्फ याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव सामर्थ्य m, किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव सामर्थ्य m तथा उनके बीच की लंबाई l के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आपको समझा दिए। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न आपका है एम्पियर का परिपथीय नियम। जो भी स्टूडेंट गाउस का नियम पढ़े होंगे, जिसे भी गाउस का नियम मालूम होगा, पता होगा, और ये प्रश्नों को वो आसानी से सोल्व कर देंगे। गाउस का नियम आपको मालूम होगा तो ये प्रश्न भी आप आसानी से समझ लीजिएगा। चलिए हम समझाते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए क्या लिखा है, किसी बंद या परिपथ के अनुदिश, कोई बंद परिपथ है, आपका गाउस का नियम भी बताए थे, याद है ना, गाउस के नियम में बंद परिपथ उसमें भी था, ठीक है। चलिए हम यहाँ गाउस के नियम को आपको समझाने नहीं आए, बल्कि एम्पियर का परिपथीय नियम समझाने के लिए आए। अगर गाउस का नियम आप नहीं देखे हो तो चैप्टर नंबर 1 का हम जो सब्जेक्टिव करा दिए हैं, ठीक है। किसी बंद या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र को क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं आपको बताए थे इससे अगले वीडियो में। चुंबकीय क्षेत्र को क्या चीजें प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, किसी बंद या परिपथ का अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र B, किसी बंद या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या होनी चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B, रेखीय समाकलन, इसको क्या कहेंगे, रेखीय समाकलन, है ना। समाकलन पढ़े, अवकलन समाकलन, मैथ में अवकलन समाकलन। तो किसी बंद या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र क्या होने चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र B रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ में उपस्थित, रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है। कहने मतलब यह है कि आपका कहा जा रहा है कि कोई बंद परिपथ है, ठीक है, किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल धारा, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित क्या है, तो कुल धारा,
और गाउस का नियम आप पढ़े होंगे, गाउस का नियम पढ़ेंगे, उसमें कहा जाता है कुल आवेश, इसमें कहा जाता है कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कुल धारा का क्या होता है, तो कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कुल धारा क्या होता है, कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। चलिए अब हम इसको समझते हैं, देखिए समझिएगा। म्यू नॉट आई समझिए, किसी बंद या परिपथ, कोई बंद, किसी बंद या बंद परिपथ है, किसी बंद या परिपथ का अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र क्या भी, किसी बंद या परिपथ के अनुदिश है ना, बंद परिपथ है तो किसी बंद या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र भी रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल धारा का क्या होता है, तो कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कुल धारा क्या होता है, तो कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, कुल धारा का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को एम्पीयर का परिपथीय नियम कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया, नहीं आया फिर समझिए, किसी बंद या परिपथ के अनुदिश, कोई बंद परिपथ है, किसी बंद या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र भी रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ में उपस्थित, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल धारा का क्या होता है, धारा को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। इसी को कहते हैं एम्पीयर का परिपथीय नियम कहते हैं। ठीक है, चैप्टर समाप्त हो गया। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर नंबर 5 के साथ। ठीक है।